महामारी के सालों के डिसोल्यूशन ने कई एप्लीकेंट्स के माइग्रेशन पर्पस के लिए वेटसा स्किल्स असेसमेंट के दस्तावेज एकत्र करना कठिन बना दिया है। इस वीडियो में वेटसा स्किल्स असेसमेंट टीम के मेंबर्स ने एविडेंस एकत्र करने पर मिले कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिए हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल यह है कि क्या स्टेटमेंट ऑफ सर्विस के बजाय एम्प्लॉयर के साथ साइंड कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि मेरा पिछला एम्प्लॉयर मेरे रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दे रहा है। प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस के लिए एप्लीकेंट्स एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह कई अन्य फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के एडिशन होगा, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट और जहां पॉसिबल हो सके वहां एक कंडीशन डिस्क्रिप्शन के साथ साथ किए गए कामों के कोई दूसरे सबूत। उन्हें सैलरी या वेज पेमेंट्स के ऑफिशियल एविडेंस की भी आवश्यकता होती है। टैक्सेशन एविडेंस ऑफिशियल इनकम की प्राप्ति भी प्रदान करता है। कामों और रोजगार की अवधि का एविडेंस प्रदान करने के लिए जहां भी संभव हो स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विस को प्रेफर किया जाता है। अगला सवाल यह है कि जिस कंपनी के लिए मैंने काम किया है उसने अपनी एक्टिविटीज को बंद कर दिया है और वो बंद हो गई है। क्या यह एक्सेप्टेबल है अगर मैं साबित कर दूं कि यह बंद हो गया है और जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देता है? यह तब एक्सेप्टेबल होगा जब आप एक जनरल प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन की असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप इसके साथ सैलरी के ऑफिशियल एविडेंस और आपके पास कोई एडिशनल ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट एविडेंस जैसे कॉन्ट्रैक्ट, लेटर्स ऑफ प्रमोशन और इसी तरह के दस्तावेज शामिल हैं, ऑफिशियल एविडेंस सबमिट करना कि कंपनी ने बिजनेस बंद कर दिया है जैसे रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन भी हेल्पफुल होगा। ट्रेड्स एप्लीकेशंस के लिए वे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ट्रेड्स ऑक्यूपेशंस के लिए जब एक एम्प्लॉयर बंद हो गया है तब भी आपको एम्प्लॉयर या पिछले सुपरवाइजर से एक रेफरेंस या स्टेटमेंट और सर्विस देने की आवश्यकता होगी जो कहीं और काम कर रहा हो। सुपरवाइजर या एम्प्लॉयर को इस बात का सबूत शामिल करना होगा कि वे वास्तव में एम्प्लॉयमेंट पीरियड के दौरान आवेदक के ओनर या सुपरवाइजर थे। उदाहरण के लिए एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या रेफरेंस लेटर जो खुद को सुपरवाइजर या ओनर के रूप में सत्यापित करता है आवश्यक है। आवेदक के पर्यवेक्षक संदर्भ में कर्तव्यों, प्रारंभ और वेरीफाई तारीखों और पोजीशन टाइटल के साथ सभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए। इस पर भी साइन और तारीख होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर के मेरे पिछले एम्प्लॉयर ने मुझे कैश सैलरी दी थी, इसलिए मेरे पास पे स्लिप्स नहीं है, लेकिन मेरे पास रेफरेंस लेटर्स हैं। क्या यह एक्सेप्टेबल है? वेटासस को रेफरेंसेस और फाइनेंशियल एविडेंस दोनों की आवश्यकता होती है, जिसमें पे स्लिप्स, टैक्सेशन डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स या सुपरएन्युएशन, पेंशन, पेमेंट एविडेंस शामिल हो सकते हैं। नकद सैलरी को स्वीकार करने के लिए आपको इन पेमेंट्स, सैलरी स्टेटमेंट्स या रसीद का एविडेंस देना होगा, क्योंकि इन दस्तावेजों में आमतौर पर पेई और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का नाम शामिल होता है। अगला सवाल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है कि अपने देश में सरकार के लिए काम करने वाले अपने ऑर्गेनाइजेशन से लेटर कैसे प्रदान कर सकते हैं, या यह ब्रांच ऑफिस से होना चाहिए? आपको पूछना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में रेफरेंस लेटर प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है। कभी कभी यह HR ऑफिस या डिवीजन हो सकता है, लेकिन यह एक सुपीरियर भी हो सकता है, जैसे ब्रांच हेड, डायरेक्ट सुपरवाइजर या आपका डिपार्टमेंट मैनेजर। अगला है, मेरा काम प्रोजेक्ट बेस्ड है और मैं कैजुअल बेसिस पर एम्प्लॉयड हूँ। मेरे पास हर एक प्रोजेक्ट पर मेरे काम के घंटों का रिकॉर्ड है। अगर मैं साबित कर सकता हूँ कि मेरे काम किए गए सभी घंटे ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, तो क्या इसे स्वीकार किया जाएगा? हाँ, आमतौर पर उन्हें आपके पेड एम्प्लॉयमेंट के सपोर्टिंग एविडेंस की जरूरत होती है, चाहे वह कैजुअल, पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क हो, यह मानते हुए कि यह हर हफ्ते 20 घंटे की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ऐसे केसेस में जहां एप्लीकेंट्स प्रोफेशनल या जनरल ऑक्यूपेशंस में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उन्हें उनके रजिस्टर्ड या चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल टीम या ऑफिशियल अथॉरिटीज या बॉडीज द्वारा जारी किए गए टेस्टिमनी लेटर की जरूरत होती है जो प्रदर्शन किए गए काम के लिए एनुअल इनकम पर रिपोर्ट कर सकते हैं। डिजाइनर्स जैसे ऑक्यूपेशंस में काम करने वाले लोगों को कभी कभी कॉन्फिडेंशियलिटी के मुद्दे होते हैं जब उनसे उनके प्रोजेक्ट वर्क का डिटेल्स देने के लिए कहा जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेज उनके रोजगार कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल किए जा सकते हैं। क्या एविडेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का कोई दूसरा तरीका है? डिजाइन ऑक्यूपेशंस में लोग आमतौर पर किसी भी पहचान या कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट डिटेल्स को ब्लॉक करके किए गए कार्य के उदाहरण प्रदान कर सकते हैं और क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रख सकते हैं।
इसका उद्देश्य आपके लिए अपने डिज़ाइन स्किल्स का प्रदर्शन करना है, ग्राहक की कॉन्फिडेंशियलिटी भंग करना नहीं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।